नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय चर्निंग मंथन चल रहा है और मंथन से क्या निकलेगा अभी कहना मुश्किल है। कम से कम अभी जो सतही तौर पर दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि MVA यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो अभी स्वरूप है वो शायद चुनाव आते आते BMC का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, उसके बाद विधानसभा, 3 चुनाव हैं अगले जो है 2 साल के अंदर। अभी इसी साल होना है BMC का चुनाव, फिर अगले साल लोकसभा चुनाव और फिर उसी साल अक्टूबर में होना है 2024 में ही विधानसभा का चुनाव। तो अभी जो तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की लगती है कि 3 पार्टियां एक साथ हैं, BJP के साथ सब एक हो गए हैं, तो BJP और एकनाथ शिंदे गुट के लिए बहुत मुश्किल होगी। उसमें क्या मुश्किल होगी नहीं होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या ये तीनों पार्टियां साथ रह पाएंगी। और उससे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ये जो दोस्ती बनी है 2019 में सरकार बनने के साथ MVA की, वो बनी रहेगी। इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और वो सवालिया निशान खुद उद्धव ठाकरे ने लगा दिया है। जिस तरह से उन्होंने MVA के घटक दलों यानी कांग्रेस NCP से सलाह किए बिना VBA यानी वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है उससे गठबंधन किया है। उससे गठबंधन शिवसेना का जो गुट है उद्धव ठाकरे का, उसकी मजबूरी है। और उससे गठबंधन NCP और कांग्रेस, और ख़ास तौर से NCP और शरद पवार के लिए एक लाल झंडे की तरह, लाल कपड़े की तरह है। अब दोनों में तालमेल कैसे बैठाएंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये देखने की बात है। तो प्रकाश अंबेडकर ने आते ही पहला हमला किया किस पर? BJP पर नहीं, NCP पर, बल्कि एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का बचाव किया। NCP और कांग्रेस लगातार इस बात को मुद्दा बना रही हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उनको फंसाने के लिए, उनके खिलाफ केस बनाने के लिए। NCP के 2 नेता जेल में थे, एक छूट गए हैं, अनिल देशमुख, और दूसरे नवाब मलिक अभी भी जेल में हैं। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत जेल में थे, अभी छूट कर आए हैं। तीनों ED के मामले में जो है वो जेल में थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता, इसलिए वो जो कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। अब ये दोनों बातें तो मेल नहीं खा सकती। एक तरफ जो अभियान चल रहा है जिसको मुद्दा बना रहे हैं बहुत बड़ा NCP और कांग्रेस, प्रकाश अंबेडकर उसके ठीक उल्टा बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए शायद सूरज चौहान जो NCP के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रकाश अंबेडकर जो है वो BJP का हनी ट्रैप भी हो सकते हैं। अब वो हनी ट्रैप हैं नहीं हैं, उद्धव ठाकरे क्या समझ कर लाए हैं? उद्धव ठाकरे को ज़रूरत है प्रकाश अंबेडकर की, विशेष तौर से BMC के चुनाव के लिए। उसमें BMC के चुनाव में NCP उनके लिए किसी काम की नहीं है। कांग्रेस के इरादे पर उनको भरोसा नहीं है उद्धव ठाकरे का। उनके जो अध्यक्ष हैं लगातार काफ़ी समय से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, BMC ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा भी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर जम नहीं रहा है और NCP के इरादों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि शरद पवार क्या अंदर खेल करेंगे, किस तरह से खेल करेंगे। ऐसा ना हो कि MVA टूटे और उद्धव ठाकरे अकेले खड़े रह जाए। तो इसलिए उन्होंने प्रकाश अंबेडकर से समझौता किया। ये गठबंधन प्रकाश अंबेडकर के साथ दलित, खास तौर से जो बौद्ध दलित हैं, उनका समर्थन उनको हासिल है। उसके अलावा मुसलमानों का समर्थन, मुसलमानों के एक वर्ग का समर्थन हासिल है। और जो OBC की छोटी जातियां हैं उनमें उनका जनाधार है। उन्होंने ये सोशल कोलिशन बनाया है जिसको तोड़ने की कोशिश NCP और शरद पवार लगातार करते रहे हैं। उनके दूसरे और तीसरे रैंक के जो है नेता उनको तोड़कर ले गए। इस बात की प्रकाश अंबेडकर को नाराज़गी है। उनको नाराज़गी इस बात की भी है कि शरद पवार उनकी तुलना में रामदास आठवले को लगातार बढ़ाते रहे, जो RPI के एक फैक्शन के नेता हैं, जो इस समय BJP के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो ये कारण है प्रकाश अंबेडकर की NCP से नाराज़गी का।
लेकिन इतना ही नहीं है, एक सामाजिक मतभेद भी है दोनों पार्टियों के जनाधार में। प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि शरद पवार महाराष्ट्र के खासतौर से मराठवाड़ा रीजन में जो भूस्वामी हैं, जो सामंत हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। उद्धव ठाकरे उनको क्यों पसंद है हिंदुत्ववादी होने के बावजूद? इस पर प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि वो बीजेपी की तरह नहीं है। उद्धव ठाकरे गैर ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के समर्थक हैं। अब ये उन्होंने नई परिभाषा निकाली है, तो उनको लगता है कि ये हमारा जो वोट बैंक है उससे उद्धव ठाकरे की जो सोच है उसका तालमेल बनता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके बाद संजय राउत ने बयान दिया था जिस पर उन्होंने डांट दिया संजय राउत को, प्रकाश अंबेडकर ने, कि संजय राउत मेरे नेता नहीं हैं, उनकी बात मैं नहीं सुनूंगा और उनकी क्या हैसियत है वो मुझे मालूम है। तो उनका, प्रकाश अंबेडकर का चूँकि सीधे उद्धव ठाकरे से संबंध है, उनसे बातचीत है, इसलिए और किसी को सुनने को तैयार नहीं। तब से संजय राउत ने चुप्पी साध ली है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन एनसीपी के लोगों को संदेह है। शरद पवार ने बड़े संभल कर बयान दिया और कहा कि भाई उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर से गठबंधन करने से पहले एमवीए के घटक दलों से बातचीत नहीं की, तो हमको इस बारे में मालूम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल होंगे? क्योंकि प्रकाश अंबेडकर लगातार एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ पब्लिक स्टैंड लिए हुए हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के 2 उपचुनाव हो रहे हैं, चिंचवड़ और दूसरा जो है कस्बा पेट में। ये दोनों सीटें बीजेपी के विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। इन दोनों सीटों में से एक पर कांग्रेस लड़ रही है, एक पर एनसीपी लड़ रही है। इस पर भी प्रकाश अंबेडकर को एतराज़ है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये दोनों सीटें अगर कांग्रेस और एनसीपी की होती और उनके कैंडिडेट खड़े होते तो बात समझ में आती, लेकिन इस बाई इलेक्शन में अगर ये दोनों सीटें उद्धव ठाकरे के गुट को दे दी जाती तो फिर पता चलता कि एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ जाने के बाद बीजेपी को फ़ायदा हुआ है या नहीं, और एमवीए के साथ होने के कारण उद्धव ठाकरे और पूरा एमवीए एकजुट और मजबूत हुआ है या नहीं। तो ये एक बड़ा मौका था ये साबित करने का बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ। अगर ये बाई इलेक्शन एमवीए जो है प्रकाश अंबेडकर के साथ जीत जाता तो एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता और एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों को बड़ा झटका लगता, क्योंकि उनकी सिटिंग सीट थी। अगर वो हार जाती है बीजेपी तो उसके लिए बड़ा धक्का होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शायद 27 फरवरी को मतदान भी होना है। तो ऐसे में प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे का साथ आना, एक बात तो अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि एमवीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एमवीए के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में 2 धड़े बन गए हैं, उनमें जो आपसी झगड़ा हो रहा है उसके लिए पार्टी हाईकमान ने रमेश चन्नीथल्ला जो केरल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लीडर अपोजिशन 5 साल रह चुके हैं, उनको भेजा है दोनों गुटों में समझौता कराने के लिए। तो कांग्रेस के अंदर का झगड़ा, फिर एनसीपी में बड़ा संदेहपूर्ण वातावरण है। अजीत पवार किधर जाएंगे, किधर हैं, ये किसी को मालूम नहीं। उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को अजीत पवार पर संदेह है। उनको लगता है कि वो अंदर खाने कहीं न कहीं बीजेपी की मदद कर रहे हैं या करेंगे, या वो कब पाला बदल देंगे। पाला बदलने से मतलब पार्टी छोड़कर नहीं चले जाएंगे, लेकिन कब उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कब बीजेपी की या एकनाथ शिंदे की मदद कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जो एक मजाक में कहावत होती है कि रजिया गुंडों में फंस गई, उनकी हालत उसी तरह की हो गई है। अब उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो एमवीए छोड़ नहीं सकते और एमवीए के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एमवीए में रहकर उनका राजनीतिक भविष्य है या एमवीए से बाहर रहकर। हालांकि उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर ली है कि अगर एमवीए से बाहर जाना पड़े, अगर एमवीए में टूट होती है तो उनके पास कुछ तो हो। प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन इसी मकसद से किया है, ये जानते हुए कि प्रकाश अंबेडकर शरद पवार को रत्ती भर नहीं बर्दाश्त करते, फूटी आंख नहीं देखना चाहते। उसी तरह से शरद पवार भी प्रकाश अंबेडकर को नहीं देखना चाहते। प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस की शिकायत ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 लोकसभा सीटें प्रकाश अंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन था उसने उनको हरा दिए,
जिनमें 2 सीटें कांग्रेस की ऐसी थी जिस पर उसके 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे, अशोक चव्हाण और सुशील शिंदे। ये दोनों चुनाव हार गए और कांग्रेस और एनसीपी का मानना है कि ये सिर्फ प्रकाश अंबेडकर और एमआईएम की वजह से हुआ। तो ऐसे में प्रकाश अंबेडकर पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी के लिए नो है कि वो उनका साथ किसी भी हालत में नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे का जो रवैया है वो लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि अगर चुनने का मौका आया कि शरद पवार या प्रकाश अंबेडकर, वैसे तो वो चाहेंगे कि एमवीए में प्रकाश अंबेडकर की एंट्री हो जाए और ये 3+1 4 पार्टियां हो जाएं जो बीजेपी से सीधा मुकाबला करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्रकाश अंबेडकर को एमवीए में शामिल करने के लिए शरद पवार तैयार नहीं होते हैं, कांग्रेस तैयार नहीं होती है, उस हालत में अगर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाए कि आप तय कर लीजिए कि आप प्रकाश अंबेडकर के साथ रहेंगे या फिर जो है वो एमवीए में हमारे साथ रहेंगे, तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि जब ऐसी नौबत आएगी तो वो शरद पवार की बजाय प्रकाश अंबेडकर को चुनना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर के साथ जाने में उनको कई फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। एक, उनका जो सामाजिक आधार है उसके साथ उद्धव ठाकरे का आधार मिलता है तो बड़ी ताकत बनती है। लेकिन एमवीए में रहते हुए अभी सब कुछ अनिश्चित है। गठबंधन होगा कि नहीं होगा, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट होने के बाद उनकी ताकत को कितना आंकेंगे कांग्रेस और एनसीपी। ऐन चुनाव के मौके पर अगर उन्होंने उनकी सीटों की संख्या एकदम से घटा दी तब कहाँ जाएंगे उद्धव ठाकरे। ये जो अनिश्चितता है उद्धव ठाकरे को लेकर, और उद्धव ठाकरे उसके साथ साथ अपना हिंदुत्व का प्लैंक भी नहीं छोड़ना चाहते। उनको लगता है कि ये प्लैंक अगर छोड़ा तो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। इन सब मुद्दों पर विचार करते हुए उद्धव ठाकरे ने एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है कि अगर ये संकट आता है, अगर उनके सामने ये चुनौती या ये समस्या आती है कि 2 में से एक को ही चुनना पड़ेगा, तो प्रकाश अंबेडकर के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। उनके साथ चुनाव लड़ने में उनकी सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा सीटों पर लड़ने को मिलेगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे बीएमसी हो। उनके लिए अभी प्राथमिकता जो है उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी है। अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर बीएमसी में वो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, बीएमसी में फिर से सत्ता हासिल कर पाते हैं, तो मुझे लगता है उनको शरद पवार को छोड़ने में रत्ती भर समय नहीं लगेगा। अगर शरद पवार प्रकाश अंबेडकर को एमवीए में शामिल नहीं करते हैं तो उद्धव ठाकरे अपना रास्ता धीरे धीरे तलाश रहे हैं। अब ये तय करना है शरद पवार को कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, उनको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नहीं। कांग्रेस तो इस मामले में जो है धीरे धीरे वो भी स्पष्ट होती जा रही है कि उसको उद्धव ठाकरे का साथ ज़्यादा रास नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब जो उठापटक चल रही है, ये जो चर्निंग चल रही है, उससे असली आखिरी तस्वीर क्या निकल कर आएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।